मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में राष्ट्रपति के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी जा चुकी है, जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया का विस्तार से हमने आपको बताया था। उसका कार्यकाल, उसकी पदच्युति, उसकी सुविधाएं, वेतन आदि और उसके विशेषाधिकार, इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा होगी। देखें राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में मुनरो लिखते हैं कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वितीय अनुच्छेद में यह व्यवस्था की कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति, अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, तो उन्हें यह गुमान भी नहीं था कि किसी दिन ये 9 शब्द हैं। द एक्सिक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट, ये 9 शब्द हैं। तो मुनरो लिखता है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वितीय अनुच्छेद में व्यवस्था की कि कार्यपालिका शक्ति, अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, तो उन्हें मन में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये 9 शब्द उस राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति बना देंगे। इतनी शक्तियां उसके पास इस एक वाक्य के कारण हो जाती हैं कि दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिन शक्तियों का प्रयोग इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के करते हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग अकेला राष्ट्रपति अमेरिका में करता है। और यही खिंचाव का मूल कारण है। इसी प्रकार से जिंक लिखता है कि जिस राष्ट्रपति के बारे में जॉन एडम्स को विश्वास था कि वह पूंजीपति और निर्धनों के बीच एक सेतु का काम करेगा, या जिसके बारे में जॉर्ज वाशिंगटन का यह सोचना था कि वह व्यक्ति सीमित समय के लिए सीमित शक्तियों से युक्त एक राष्ट्र का नेता होगा, राजा होगा, आज अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी शक्तियों का प्रयोग करता है कि संपूर्ण प्रशासनिक चक्र, संपूर्ण शासन व्यवस्था उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहे और वह केंद्र में होता है। समझिए कि भारत जैसे संसदीय देशों में जो स्थिति संपूर्ण मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है, इनकी संख्या लगभग 60-70 के आसपास हो जाती है। तो 60-70 लोग मिलकर के जितना वैभव से युक्त कार्य, जितना काम करते हैं, जितना इनका वैभव है, इन सब का मिला करके अकेले अमेरिका में एक राष्ट्रपति के पास है। उसमें राष्ट्रपति के प्रति भी उठने वाली भावनाएं, एक सम्राट के प्रति उठने वाली भावनाएं और एक प्रधानमंत्री के प्रति उठने वाली भावनाएं, दोनों ही का वह अकेला केंद्र होता है। देखें उसकी शक्तियां और कार्य। सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका क्षेत्र में सर्वेसर्वा है, उसके ऊपर यदि कोई है तो वो संविधान है, और संविधान की रक्षा करने के उधर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। तो संविधान की सीमा के अंतर्गत वो अपने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें सबसे पहले है कानूनों का क्रियान्वयन। कानूनों को क्रियान्वित करना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। संघ सरकार जितने भी कानूनों का निर्माण करती है, राष्ट्रपति उसको क्रियान्वित करने का काम करता है और प्रशासन और देश भर में शांति व्यवस्था की स्थापना करता है। वैसे राज्य सरकारों को शांति और व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि राज्य सरकार उसको
अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड न हो, और इससे राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राष्ट्रीय व्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की इच्छा न होते हुए भी वहां पर हस्तक्षेप करता है और शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। तो राष्ट्रपति के पास क्योंकि पूरे राष्ट्र भर में शांति व्यवस्था स्थापित करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है, इसलिए सक्रिय राष्ट्रपति हमेशा इसके लिए सचेत रहता है। दूसरा है नियुक्तियां। ये राष्ट्रपति के हाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है, विदेशी राजदूतों को नियुक्त करता है, न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, सेनापति को नियुक्त करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में भी वो विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करता है। वह पूरे राष्ट्र भर में जो केंद्रीय न्यायालय, संघीय सरकार के न्यायालय हैं, इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है। जब नियुक्त करेगा, स्वाभाविक है अच्छी तरह से नियुक्त करने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका का संविधान कहता है राष्ट्रपति जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां करेगा, सीनेट 2/3 बहुमत से उसको स्वीकृति देगी, तब मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य है। 2/3 बहुमत, सामान्य बहुमत नहीं। क्यों? क्योंकि यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां निजी स्वार्थ और परिवारवाद से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित किया गया कि राष्ट्रपति जो भी नियुक्ता करेगा सीनेट से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और तब जाकर वह व्यक्ति पद ग्रहण कर सकेगा। तो सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा की गई उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है। इसमें एक बढ़िया सा एक परंपरा सी पड़ गई जिसे सीनेटोरियल शिष्टाचार कहते हैं। सीनेटोरियल शिष्टाचार में क्या होता है कि राष्ट्रपति को पूरे देश भर में, राष्ट्र भर में कई उच्च पदों पर जब नियुक्तियां करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई पद रिक्त होता है, तो नियुक्ति करने के पहले उस राज्य के 2 सीनेटरों को बुला करके परामर्श लेता है। हर राज्य के 2-2 सीनेटर होते हैं सीनेट में, 50 राज्य, 2 सीनेटर 50 में 100, तो हर राज्य के 2-2 सीनेटर सीनेट में बैठते हैं। तो ऐसी नियुक्तियां करने के पहले राष्ट्रपति उन दोनों सीनेटरों को बुला करके उनसे परामर्श लेता है, चाहे वह अपने दल के हों चाहे दूसरे दल के हों, लेकिन परामर्श जरूर लेता है। और उनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए या थोड़ा सा गिव एंड टेक की भावना रखते हुए उनकी बातों को मानने का प्रयास करता है या उनके द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। और जब ये नियुक्ति का प्रस्ताव सीनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो सीनेट के वो दोनों सीनेटर खड़े होकर के पूरे सदन से आह्वान करते हैं कि हाँ भाई, इसको स्वीकृति दे दी जाए। सीनेट ऐसी नियुक्तियों को स्वीकृति दे देती है। यद्यपि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्तियां करने के पहले सीनेटरों से पूछने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चूंकि उसे सीनेट की स्वीकृति लेनी जरूरी है, इसलिए ऐसा करना एक परंपरा बन गई है। और एक बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उसने उन दोनों सीनेटरों से परामर्श नहीं लिया। यद्यपि दोनों सीनेटर उसके अपने ही दल के थे, लेकिन उनसे परामर्श लिया। परिणाम यह हुआ कि उन दोनों सीनेटरों ने सीनेट में खड़े होकर के कहा कि सीनेटोरियल शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। और सीनेट ने वाकई उस नियुक्ति को रद्द कर दिया। तो सीनेटोरियल शिष्टाचार एक बहुत बड़ी परंपरा बन गई है, जिसे मानने के लिए प्रत्येक राष्ट्रपति चाहे जितना भी शक्ति का दम भरे बाध्य है। फिर है पदच्युति। राष्ट्रपति जिन
उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता है, उनको पदच्युत भी कर सकता है। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि जिन नियुक्तियों में या जिन पदाधिकारियों को पद से हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया है, तो उस तरीके से उस अधिकारी को पदच्युत किया जाएगा, राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकता। दूसरी चीज, जिन अधिकारियों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, जैसे न्यायाधीश, मंत्री, इन लोगों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ऐसे लोगों को भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। और बाकी जितने बचे उन सबको वो अपनी मर्जी से पद से हटा सकता है। जैसे राजदूत अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को राजदूत बना सकता है या उसको हटा सकता है। इसी प्रकार से मंत्रियों को भी वह अपनी इच्छा से पदच्युत कर सकता है। लेकिन मंत्रियों को यदि सीनेट या कांग्रेस अपनी मर्जी से हटाना चाहती है, यदि कोई मंत्री कोई गड़बड़ कर रहा है, तो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया है, तो कांग्रेस ऐसे मंत्रियों को महाभियोग से पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मंत्री को पद से हटा सकता है। तो नियुक्तियां और पदच्युति ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। फिर प्रशासन का संचालन, वह आवश्यक निर्देश देता है प्रशासन का संचालन करने के लिए। प्रशासन का वह मुखिया है, वह न केवल राज्य करता है अपितु शासन भी करता है। राज्य करता है तो राष्ट्र का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है। शासन करता है तो शासन का मुखिया है, और शासन का मुखिया होने के नाते वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त होता है। फिर है वैदेशिक संबंध। वैदेशिक संबंधों के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यह मान लिया गया कि जिस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र में तो पूरे देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक इसी प्रकार से वैदेशिक संबंधों का संचालन भी वह करने के लिए जिम्मेदार है। जब जॉर्ज वाशिंगटन का 2 कार्यकाल पूरा हो गया, उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, तो उस विदाई समारोह में जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेगा। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेगा। हम दुनिया के विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध रखेंगे, आर्थिक संबंध रखेंगे, लेकिन राजनयिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे, उन्होंने कहा था। और इसी का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका 1789 में नया संविधान लागू होने के बाद से लेकर 1916 ईस्वी तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद तक, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल अलग थलग और पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल तक उसने भाग नहीं लिया। जब 1916 के आसपास जर्मनी ने अमेरिकन जहाजों को डुबाना शुरू किया, तब अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में कूदा। तो लगभग 125 वर्षों तक अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन का सम्मान करते हुए पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा। हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जैसा वो देश रहना चाहे रहे, न रहना चाहे न रहे, हम व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे, राजनीति क्या कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अमेरिका में राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जैसे ही पद से हटे, राजनीतिक दलों की स्थापना हो गई, और तब से लेकर के आज तक द्विदलीय पद्धति अमेरिका में अभी भी चली आ रही है। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन भी राष्ट्रपति करता है। इसके अंतर्गत एक सबसे बड़ी शक्ति है कि राष्ट्रपति दूसरे देशों की सरकारों को मान्यता देता है। जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति मान्यता नहीं देगा, तब तक अमेरिका का उस देश के साथ कोई संबंध नहीं रहता, व्यापारिक संबंध भी नहीं। इस संबंध में थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। 1949 में चीन में साम्यवादियों का कब्जा हो गया। चाओ एन-लाई, माओ से-तुंग चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए। वहां पर साम्यवाद की व्यवस्था की स्थापना हो गई।
लेकिन वहां की जो परंपरागत पुरानी सरकार थी, निर्वाचित सरकार थी और उस निर्वाचित सरकार को वहां से भाग जाना पड़ा और चियांग काई शेक की सरकार को ताइवान में जाकर के स्थापित होना पड़ा। तो ताइवान भी चीन का अंग था और अभी तो खैर अलग है। उस ताइवान में राष्ट्रपति ने अपना एक निर्वासित सरकार को स्थापित कर दिया। चियांग काई शेक ने वहां पर अपनी निर्वासित सरकार की स्थापना की। अमेरिका 1971 तक साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दिया था। इसी कारण से चीन, साम्यवादी चीन 1949 में भले स्थापित हो गया हो, 1971 तक वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। तब तक चियांग काई शेक का चीन ही असली चीन के रूप में अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त था उसको, और चियांग काई शेक का चीन ही, ताइवान चीन ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य था चीन के नाम से। तो ये उसके हाथ में सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी कोई नई सरकार जबरदस्ती स्थापित की जाती है दुनिया के किसी भी देश में, तो उस नई सरकार को दुनिया के विभिन्न देश मान्यता देते हैं और मान्यता देने के बाद फिर संबंधों का आदान प्रदान होता है। तो राजदूतों का आदान प्रदान, किस देश में राजदूत भेजना है, किसमें नहीं भेजना है, कहां पर दूतावास की स्थापना करनी है, किस राजदूत को वापस बुलाना है, किन राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना है, उनका स्वागत करना है, विदेशों में किस प्रकार से हमारे देश के लोगों के हितों की रक्षा की जानी है, ये तमाम चीजों के बारे में राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है। यद्यपि उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस को है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है कि कांग्रेस युद्ध की घोषणा करने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि वो जमाना नहीं रहा जब शांति में सब काम हो जाता था। अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ 1861-63, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दुनिया में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो दुनिया के कई स्थानों पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें अमेरिका ने भाग लिया। और अभी भी यूक्रेन में देख लीजिएगा किस प्रकार से यूक्रेन की सरकार को अमेरिका सहायता कर रहा है। तो ऐसे सभी युद्धों के संदर्भ में अमेरिकन राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो विदेश नीति के निर्धारण के लिए वो अंतिम रूप में जिम्मेदार है। फिर है रक्षा शक्तियां। राष्ट्रपति अमेरिकन सेना का सर्वोच्च सेनापति होता, सुप्रीम कमांडर होता है, और यहीं से हमने भारत में भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति बनाया, सुप्रीम कमांडर बनाया। क्यों? राष्ट्रपति तो एक सिविलियन होता है, एक आम नागरिक होता है, उसके पास सेना की कोई न तो उपाधि होती है, न पदवी होती है, न कोई ट्रेनिंग लिया रहता है। लेकिन ऐसा आम नागरिक को सेना का मुखिया क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि सेना पर नागरिक नियंत्रण बना रहे। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का, उस प्रथम नागरिक का नियंत्रण सशस्त्र सेना पर होना चाहिए ताकि सेना अपनी मर्जी से कोई काम न करे। जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं होगा तब तक सेना कुछ नहीं कर सकती। उसको निर्देश होता है कि राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त करिए, तब जाकर के आप आगे काम कर सकते हैं। तो सेना पर जन नियंत्रण स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, और सेना को निर्देश देना, सेना को आदेश देना, आवश्यक कार्यवाही के लिए उनको निर्देशित करना राष्ट्रपति का काम है। आप जानते होंगे जब अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके 1 घंटे के अंदर सेना को आदेश मिल चुका था कि ओसामा बिन लादेन को खत्म करो। 1 घंटे का वहां पर राष्ट्रपति इधर उधर कुछ नहीं देता, सीधे डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको डिसीजन लेने का अंतिम अधिकार है। मंत्रिमंडल का परामर्श बाद में मिलता रहेगा, न भी मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी है। और उसके बाद से देख लीजिएगा अमेरिका में आज तक कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी।
भारत में आतंकवादी घटना ये रूटीन वर्क में आ चुका है। इसलिए आज देश में यदि कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटना घटती है तो जनता उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेती। बस सामान्य शांति व्यवस्था की स्थापना करना प्रशासन की जिम्मेदारी वो काम करे। चाहे कोई भी समस्या हो, भारत में आज तक कोई नीति बनी ही नहीं, परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं भी पुनरावृत्ति होती रहती। इस प्रकार से देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका क्षेत्र में सर्वे सर्वदा है। दूसरा है विधायी शक्तियां। अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। परिणाम स्वरूप जो भूमिका भारत इंग्लैंड में संसदीय शासन में मंत्रिमंडल के द्वारा व्यवस्थापिका में निभाई जाती है, वह भूमिका अमेरिका में राष्ट्रपति या उसका मंत्रिमंडल का सदस्य निभा नहीं सकता। अमेरिका में कोई भी मंत्री कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता, और जब सदस्य नहीं है तो वह कांग्रेस की बैठकों में अधिवेशन में भाग नहीं ले सकता, और जब अधिवेशन में भाग ही नहीं ले सकता तो प्रश्न न तो पूछा जा सकता है न पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। पीठ पीछे आपको जितना विरोध करना है, जितनी आलोचना करनी कर लीजिए, लेकिन आप मंत्रिमंडल को जवाब देने के लिए बातें नहीं कर सकते। तो फिर कुछ न कुछ शक्तियां तो हैं, कौन कौन सी है देख लीजिए। सबसे पहले अधिवेशनों पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत हमने देखा था। तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके द्वारा वह कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है, संसद पर नियंत्रण करने का अधिकार है। तो कार्यपालिका शक्तियां उसकी सकारात्मक शक्तियां हैं, विधायी न्यायिक और अन्य शक्तियां उसके नकारात्मक शक्तियां हैं। कैसे कांग्रेस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये शक्तियां उसको दी गई। पहला है अधिवेशनों पर नियंत्रण। सामान्य रूप में कांग्रेस अपना अधिवेशन खुद बुलाती है। भारत में राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, अमेरिका में कांग्रेस का अधिवेशन खुद कांग्रेस बुलाती है। और एक नियम बन गया है कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो अधिवेशन खुद बुलाता है कांग्रेस, खुद इसको स्थगित भी करता है। जिन विषयों पर चर्चा होती है लगातार चलते रहता है। इसका 5, 6, 7 महीने तक इसकी बैठकें चलती रहती है। जो 4 जनवरी को शुरू होती है इसका अधिवेशन शुरू होता है, मई, जून, जुलाई तक इसके अधिवेशन चलते रहते हैं। उसके बाद अधिवेशन स्थगित हो जाता है। मान लीजिए अधिवेशन को स्थगित करने की तिथि के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। मतलब एक सदन कहे 15 अक्टूबर तक अधिवेशन चले, दूसरा सदन कहे 20 अक्टूबर तक अधिवेशन चले, मतभेद हुआ। तो ऐसे मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति अधिवेशन की तिथि तय करता है, ये उसका एक नियंत्रण है। इसके अलावा विशेष अधिवेशन वो बुला सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो गया और जब तक कांग्रेस के सदस्य अपने अपने घर पहुंचे थे, अपने अपने गृह नगर पहुंचे थे, तब तक राष्ट्रपति ने विशेष अधिवेशन का लेटर इमीडिएट रूप को भेज चुका था। और वो पत्र उनके घर पर पहले पहुंचा, सांसद के बाद के घर पहुंचे। तो विशेष अधिवेशन बुलाने का उसे विशेष अधिकार है। दूसरी है संदेश, वह संदेश भेजता है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में सिंहासन भाषण होता है, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन में, अमेरिका में संयुक्त अधिवेशन नहीं होते, लेकिन वो दोनों सदनों में जाकर संदेश दे सकता है, संदेश भेज सकता है या वह भाषण दे सकता है। इन भाषणों में, इन संदेशों में वह देश को जिस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है उन पर वह प्रकाश डालता है। और कांग्रेस के दोनों सदनों से अपेक्षा करता है कि वह इन विषयों से संबंधित कानूनों का निर्माण करने में प्रशासन को सहयोग दे। तो संदेश भेज देता है। दोनों सदनों को अलग अलग भी भेज सकता है और एक करके भी भेज सकता है। और कांग्रेस में राष्ट्रपति ने जो भी बातें कही उसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता है और कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उस विषय पर कानूनों का निर्माण करके राष्ट्रपति को प्रशासन में सहयोग देती है। तीसरी चीज नेतृत्व। कोई मंत्री या स्वयं राष्ट्रपति कांग्रेस में कोई विधेयक पेश नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति विधेयक तैयार करवाता है और तैयार करके उसे कांग्रेस के सदस्यों को देता है।
कांग्रेस के सदस्य उस विधेयक को कांग्रेस की बैठक में पेश करते हैं। इस प्रकार से वह विधायी क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व करता है। इसके पहले सीनेटोरियल शिष्टाचार की चर्चा हुई थी। सीनेटोरियल शिष्टाचार का पालन करते हुए राष्ट्रपति सीनेटरों का काम कर देता है, लेकिन इससे राष्ट्रपति और सीनेटरों के बीच संबंध गहरे बनते हैं, दोस्ती होती है। तो ऐसे दोस्तों को बुला करके वह ऐसे कांग्रेस के सदस्यों को चाय पानी पर बुला करके वह उनको विधेयक तैयार करके पेश करने के लिए अनुरोध करता है, और ये सीनेटर फिर उस विधेयक को संसद में मतलब कांग्रेस में पेश करते हैं एक एक करके, फिर उस पर चर्चा होकर के उसको पास करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में नेतृत्व करता है। तीसरा है हस्ताक्षर। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है राष्ट्रपति के हाथ में। क्या है? जब कांग्रेस के दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास उसे हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक, राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो विधेयक कानून बनकर लागू हो जाता है। नंबर 2, यदि राष्ट्रपति को उस विधेयक के किसी भाग पर, किसी अंश पर या पूरे विधेयक पर कोई आपत्ति है तो वह आपत्तियों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, और इसे कहते हैं वीटो निषेधाधिकार। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे वापस कांग्रेस में भेजना, उसे कहते हैं वीटो या निषेधाधिकार। और तब क्या होगा, जब राष्ट्रपति किसी प्रकार से आपत्ति उठाता है किसी विधेयक पर तो संसद के कांग्रेस के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं और विचार करके 2/3 बहुमत से पास करते हैं। ध्यान रखिए, पहली बार जब कांग्रेस ने उसको पास किया था तो दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से पास किया था। चूंकि अब राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है, इसलिए जब दूसरी बार उस पर विचार होगा तो दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करेंगे और लगभग 90% वीटो राष्ट्रपति के सफल होते ही कांग्रेस उसे 2/3 बहुमत से पास नहीं कर पाती, क्योंकि समर्थन उतना नहीं मिलता। 90% वीटो उसके सही रह जाते ही वो विधेयक कानून नहीं बनता। ये राष्ट्रपति के हाथ में सबसे बड़ा पावर है। और एक पाकिट वीटो होता है। कांग्रेस अपने अधिवेशनों के आखिरी में बड़ी तेजी से विधेयकों को पास करती जाती है। चलो 2-4 दिन बचा, 2-4, 8, 10, 15, 20 विधेयक पास करते जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक भेजा जाता है तो उसके पास 10 दिन का टाइम होता है। इस 10 दिन के पहले यदि कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर भी न किया हो तो विधेयक पाकिट वीटो कहलाता है। ये कहलाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर पाकिट वीटो का इस्तेमाल किया। और जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पाकिट वीटो का इस्तेमाल करता है तो विधेयक वहीं पर निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। और पाकिट वीटो भी राष्ट्रपति के हाथ की सबसे बड़ी ताकत है। तो जिस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण रखने में सफल होता है, आज राष्ट्रपति के हाथ का सबसे बड़ा हथियार है। तो भारत और अमेरिका के वीटो में अंतर क्या है? अमेरिका में अभी जैसे चर्चा हुई, राष्ट्रपति ने वीटो किया तो उसको रद्द करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और दूसरी चीज, अमेरिका में 10 दिन का टाइम है। भारत में ऐसा कोई टाइम नहीं है। राष्ट्रपति वीटो कर सकता है और जब राष्ट्रपति वीटो करता है तो संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत से पास करते हैं। पहले जितने बहुमत से पास किए थे दूसरी बार भी उतना ही बहुमत से पास करेंगे। और जब दोबारा पास कर देती है संसद, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।
भारत में 1950 में जो संविधान लागू हुआ, आज 2022 72 वर्षों में भारत में केवल एक बार राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था, डॉक्टर APJ कलाम। और कौन सा विधेयक था? लाभ के पद संबंधी विधेयक। केवल एक बार प्रयोग किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, और एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने उपयोग किया था। वह क्या था? डाक मानहानि संशोधन विधेयक। वो निरस्त हो गया आखिरकार, सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो डाक मानहानि विधेयक पर एक बार ज्ञानी जेल सिंह ने उपयोग किया था पॉकेट वीटो का, और वीटो का प्रयोग किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथ में भी वीटो इतना ज्यादा प्रयुक्त होता है, समझिए कि वह 4 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 300-400 बार वीटो का प्रयोग करता है। 300-400 बार, थोड़ा कुछ नहीं, इतना ज्यादा वीटो का प्रयोग करता है। और खास करके यदि राष्ट्रपति एक दल का है और किसी दूसरे दल का बहुमत है, कांग्रेस के दोनों सदनों में, एक सदन में, तो वीटो की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि दोनों ही जगह एक ही दल की, मान लीजिए राष्ट्रपति जिस दल का है उसी दल का कांग्रेस के या सीनेट में बहुमत हो, तो यह वीटो की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि दलगत भावना और समर्थन तो होता ही। तो राष्ट्रपति के हाथ का सबसे बड़ा अस्त्र है। फिर है वीटो की धमकी। 90% विधेयक राष्ट्रपति बनाकर के कांग्रेस में भेजता है, लेकिन कांग्रेस उसमें मन चाहा संशोधन परिवर्तन कर देती है, उसे राष्ट्रपति नहीं चाहता, और तब राष्ट्रपति वीटो की धमकी देता है। राष्ट्रपति बोलता है यदि कांग्रेस के सदनों ने उसकी इच्छा के अनुसार विधेयक पास नहीं किया तो वो वीटो का प्रयोग करेगा। और इतना सुन करके कांग्रेस के सदस्य बोलते हैं, ना बाबा ना, उसको जैसा है वैसा कर दो, पास कर दो। बेहतर यह है कि वीटो करेगा तो फिर उसको दोबारा पास नहीं कर सकेगा। तो वीटो की धमकी देकर के अपने मन का है विधेयक पास करवा देता है। फिर नियुक्तियों का विधायी प्रभाव, सीनेटोरियल शिष्टाचार के माध्यम से वह संबंध बनाता है कांग्रेस के सदस्यों से, सीनेटरों से, और विधायी क्षेत्र में इस आधार पर प्रभाव डालता है। फिर व्यक्तिगत सम्मेलन, कांग्रेस के सदस्यों को बीच बीच में बुला करके चाय पानी के लिए बुलाता है, चाय पार्टी करते हैं, नाश्ता करते हैं, गेट टुगेदर होता है, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है, और ये व्यक्तिगत संबंध दोस्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति का कोई भी विधेयक या कोई भी काम यदि सदन में आए तो उसको पास करने के लिए प्रयास करते हैं। तो व्यक्तिगत सम्मेलन के द्वारा वह कांग्रेस के सदस्यों से संबंधों की स्थापना करता है। फिर है गोष्ठी कक्ष, उसको लॉबिंग करते हैं, LOBEYING, लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है अपने पक्ष में माहौल बनाना। पूरा व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति के जितने भी मातहत अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रपति के पक्ष में, राष्ट्रपति के कार्यों के पक्ष में लॉबिंग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, सांसदों से भेंट करते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। इसको कहते हैं लॉबिंग करना, अपने पक्ष में माहौल बनाना। तो ये लॉबिंग के द्वारा भी विधायक क्षेत्र में प्रभाव डालता है। फिर गोष्ठी कक्ष, ये हो गया जन समर्थन, और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए समय समय पर भाषण देता है, जनसभाओं को संबोधित करता है। फिर एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति जब बोलता है, क्योंकि सभी का केंद्र वही है। भारत में मंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, राष्ट्रपति तो खैर बोलते नहीं है, तो प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्री सब मिल करके जो बात कहते हैं, आखिर राष्ट्रपति उस चीज को जब कहता है तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति के द्वारा कही गई बातों का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रह सकती, जन समर्थन प्राप्त करता है। इसी प्रकार से प्रेस सम्मेलन करता है, बीच बीच में संवाददाताओं से बात करता है। जन समर्थन के संदर्भ में एक चीज आप भारत के संदर्भ में देख लीजिए, भारत में प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो से, टेलीविजन से मन की बात करते हैं। अमेरिका में इस मन की बात को मन की बात के नाम से प्रचारित किया गया था।
मन की बात अंग्रेजी में अमेरिकन लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मन की बात का जो है मंकी बात हो गया। लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति मन की बात करता है समय समय पर प्रेस सम्मेलन के द्वारा और जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए वह जनता को संबोधित करता है। ये उसकी मिठाई से। अब देखें वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत वित्त विभाग अमेरिका का जो राष्ट्रपति के अधीन काम करता है वह वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन कांग्रेस के पास भेजता है और उसके आधार पर कांग्रेस वित्त विधेयक या बजट पास करती है। राष्ट्रपति को जितना खर्च करने के लिए पैसा चाहिए वो सब पैसा कांग्रेस के द्वारा ही स्वीकृति दी जाती है। जब तक कांग्रेस की स्वीकृति नहीं मिलेगी राष्ट्रपति कोई खर्च नहीं कर सकता। लेकिन मूल इसका बनाने वाला होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति देश चलाता है, प्रशासन का संचालन करता है। कहां पर किस काम के लिए कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ये अमेरिका का राष्ट्रपति तय करता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि कांग्रेस उसको अस्वीकृति न दे सके। फिर है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वह न्यायाधीशों को न केवल नियुक्त करता है अपितु अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का भी उसे अधिकार है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है इसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति को भी क्षमा प्रदान करने का अधिकार है और इंग्लैंड में भी क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। क्षमा प्रदान करने का अधिकार क्यों देना चाहिए राष्ट्रपति को या सम्राट को कि दंड में भी दया का भाव होना चाहिए। इसलिए दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रपति को या सम्राट को क्षमा प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान की याचिकाओं पर विचार तब करता है जब मंत्रिमंडल उसको भेजता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिसको भी चाहे क्षमा प्रदान कर दे। यहां तक कि मुकदमा शुरू होने के पहले भी वो किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। निक्सन का जिक्र पिछली बार आया था। निक्सन ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद वहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नेताओं ने निक्सन के विरुद्ध कोर्ट में केस दायर कर दिया, क्योंकि भारत और अमेरिका की महाभियोग पद्धति में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है, यदि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा यदि पद से हटाया जाता है तो पद से हटाए जाने के बाद उसको और कोई उसके विरुद्ध और कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उस मामले में उस राष्ट्रपति या पदच्युत राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अमेरिका में यदि कोई त्यागपत्र देता है या किसी को पदच्युत कर दिया जाता है महाभियोग के द्वारा तो उसके बाद भी उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अर्थात मुकदमा दायर किया जा सकता है। और जब निक्सन के विरुद्ध न्यायिक मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो जो उस समय राष्ट्रपति थे जेराल्ड फोर्ड, जिन्हें निक्सन ने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था और जो निक्सन के हटने पर राष्ट्रपति बन गए थे, जेराल्ड फोर्ड ने उसी मोमेंट में राष्ट्रपति निक्सन को क्षमा प्रदान कर दिया। जाओ, उन्होंने क्षमा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि निक्सन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये भारत और अमेरिका की महाभियोग में एक सबसे बड़ा अंतर है। ये न्याय हो गया। अब आपात शक्तियों के अंतर्गत अमेरिका अभी तक 3 प्रमुख युद्धों से गुजर चुका है। एक गृह युद्ध 1861-63, दूसरा प्रथम विश्व, तीसरा द्वितीय विश्व। इसके अलावा वियतनाम युद्ध, ईरान इराक युद्ध, कुवैत को छुड़ाने का युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, अभी यूक्रेन का चल रहा है। अनेक युद्धों से अमेरिका रूबरू हो चुका है। लेकिन एक मार्के की बात यह है कि आज तक अमेरिका में बम का एक टुकड़ा भी नहीं गिरा है। ट्विन टावर के उस घटना को छोड़कर आज तक अमेरिका के भूमि में एक बम भी नहीं गिरा है। सॉरी,
बम गिरा था कब? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके उसको नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर नहीं हुआ। तो आपातकाल की व्यवस्था संविधान में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उस समय सबका ध्यान एक ही चीज पर होता है, अमेरिका की विजय हो और देश सुरक्षित हो। और तब कांग्रेस का नियंत्रण, सीनेट का नियंत्रण राष्ट्रपति पर कम हो जाता है और राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां सौंप दी जाती हैं। और तब राष्ट्रपति एक तानाशाह की भांति डिसीजन लेकर के अपना काम करता है, क्योंकि उसके सामने पूरा देश एक राष्ट्रपति पर केंद्रित होता है, उसकी पूरे देश की नजरें एक राष्ट्रपति पर केंद्रित हो जाती है। और ऐसे समय में राष्ट्रपति का नेतृत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और फिर है राष्ट्र का नेता, पूरे देश में एक व्यक्ति, आभा का एक केंद्र, पूरी शक्तियों का एक केंद्र, प्रशासन की धुरी, संपूर्ण गुरुत्वाकर्षण एक व्यक्ति है। सोचिए उस व्यक्ति की महत्ता कितनी हो सकती है। तो वह राष्ट्र का एक छत्र नेता होता है। यही स्थिति के बारे में लास्की कहता है, विदेशों में ऐसी कोई संस्था नहीं जिसके साथ वस्तुतः राष्ट्रपति की तुलना की जा सके, क्योंकि मैं किसी भी देश में ऐसा कोई संस्था एसोसिएशन है ही नहीं। इसलिए कि राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री और सम्राट दोनों की शक्तियां समाहित हैं, और जब दोनों की शक्तियां समाहित हैं मतलब वह व्यक्ति शक्ति का मुख्य केंद्र बन गया है। अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए अभी तक यह देखा गया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति प्राय 50, 55, 60 वर्ष की आयु के आसपास बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति 55 साल के बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और प्रायः अमेरिकन जनता वृद्ध लोगों को राष्ट्रपति नहीं बनाती। इसमें 2-3 अपवाद हैं, जैसे रोनाल्ड रीगन 72-73 साल में राष्ट्रपति बने थे, जैसे अभी जो बाइडेन हैं 77-78 साल के हो चुके हैं। इसी प्रकार से ट्रंप भी 72 साल 70+ थे। ये अपवाद है, ताकि वहां पर यंग चैप्स को जनता ज्यादा महत्व देती है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति यदि बने तो राष्ट्र का नेतृत्व में एक ऊर्जा आ जाती है। अब भारत में तो राष्ट्रपति समझ लीजिए कि 75 साल के बाद भारत में राष्ट्रपति की उम्र शुरू होती है। एक बार एक विद्यार्थी परीक्षा में लिखा था, उसने तर्क भी दिया था कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 65 वर्ष है, क्योंकि कोई भी भारत में राष्ट्रपति अभी तक जो भी बना है 65 वर्ष से कम का नहीं रहा। क्यों? वह एक नाम मात्र का शासक होता है। तो नाम मात्र का शासक यदि 65-70 साल के व्यक्ति को भी बनाया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि उसे 24 घंटे में 26 घंटे काम करना है तो उसको युवा होना चाहिए। और सब कोई नरेंद्र मोदी के समान कर्मठ नहीं होते। ये है राष्ट्रपति की शक्तियां, उसकी स्थिति वह एकमात्र गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। इसी के साथ अमेरिका राष्ट्रपति का ये व्याख्यान समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान के उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बारे में संक्षिप्त में चर्चा होगी। आप सभी को धन्यवाद।